तुम्हारा मतलब रसायन विज्ञान के परिचय से लेकर के रसायन विज्ञान का परिचय हो गया और सार्थक अंक हो गए। रसायन विज्ञान की शाखाएं पढ़ ली, किसकी शाखाएं हैं, क्या है ना, और मूल मात्रक वगैरह ये सब पढ़ लिए। ठीक है, सार्थक अंक वगैरह पढ़ लिया। ठीक, तो आज ये नया टॉपिक है हमारा, ये है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन मतलब अगर हम किसी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये जो ये उससे रिलेटेड है कि जब हम विज्ञान में या रसायन विज्ञान में कोई प्रयोगशाला वाला काम करते हैं, है ना, प्रायोगिक रूप से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस प्रयोगशाला में जो हमको रीडिंग प्राप्त होती है तो उस रीडिंग को हम अपनी सुविधा के लिए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो उस रीडिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिखने के तरीके क्या हैं, उसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। माना कोई बड़ी वैल्यू यदि आती है माना, तो हम उसको कैसे नोट करेंगे, वही तरीका, वही हमने सार्थक अंक में भी सीखा था कि सार्थक अंक में हम कहाँ कहाँ तक अगर किसी प्रायोगिक संख्या का मान आता है, प्रयोग का मान आता है, तो वो कितनी संख्या में कहाँ कहाँ पर जीरो को हम उसका परिणाम मानेंगे, कहाँ पर नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो ये उसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन का एक फॉर्मूला है एक तरह से, अगर किसी को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है किसी परिणाम को, तो वो ऐसे लिखेंगे n इंटू 10 टू दी पावर n। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि एक उदाहरण भी नीचे लिखा हुआ है, n यहाँ पे क्या है, चर घातांक है। घातांक जैसे हम लिखते हैं ना, 10 की पावर 10 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक, तो उस संख्या को तुमने देखा होगा कि हम जैसे दशमलव को खिसकाते हैं, बाईं तरफ खिसकाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, दाहिनी ओर को खिसकाएंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन है, इसी को वैज्ञानिक संकेतन कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने, 585 पॉइंट लिखा है 508, है ना। अब इसको परीक्षा में ये प्रश्न आता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि परीक्षा में ये आता है कि ऐसे आपको दिया होगा कि उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। अब इसको हमने क्या कर दिया, वैज्ञानिक संकेतन में इसको 585 को यहां लिख दिया 5.85। तो हमने क्या किया, इसको दशमलव को कहां ले आए, कहां, क्या कहेंगे उसको, हम बाईं तरफ ले आए, है ना। देखो क्या होता है, कहीं पर भी जब हम अपने सामने में कॉपी रखते हैं, किताब रखते हैं, या बोर्ड होता है, या हमारे सामने में चार्ट होता है, या पीरियोडिक टेबल लगी होती है, तो अक्सर उसको पढ़ने के लिए या उसको देखने का तरीका क्या होता है कि आपको अपने हाथ को देखते हुए करना है ना। ये हमारा बोर्ड है, हम कहाँ ले आ रहे हैं दशमलव को, बाएं हाथ की तरफ को ला रहे हैं। कहाँ है हमारा, है ना, बाएं हाथ, तो यहाँ था, यहाँ से कहाँ ले आए, बाईं हाथ। तो 2 अंक हम कहाँ ले आए, बाईं ओर को ले आए। तो बाईं अंक को लाने के बाद हमने क्या किया, 10 का लगा दिया ऊपर और 2 इसमें लिख दिया, 10 टू दी पावर 2 हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने दूसरा लिखा नीचे 0.00025 है ना। इसको हमने क्या लिख दिया, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 लिखा। अब इसमें क्या किया है, देखो दशमलव यहां था ना, कहां ले गए, दाहिनी ओर को ले गए, दशमलव को कहां ले गए, दाहिनी ओर। अब यहां पर ध्यान हमने ये रखना है कि जब हम दशमलव को दाहिनी ओर को ले जा रहे हैं, तो जब हम चर घातांक लगा रहे हैं तो वो कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, जब हम दशमलव को कहां ले जा रहे हैं, दाहिनी ओर को, मतलब दशमलव से अब ये 0 को हम इधर को ले गए ना, सब शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक, तो कहां चला जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। जब बाईं ओर को लाएंगे तो कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक ही रहेगा। ठीक, तो इसमें कहीं पर यह पूछा जाता है कि इसमें चर घातांक क्या हुआ। जब हमने ये फॉर्मूले का रूप है ना, ये फॉर्मूला है हमारा, 10 कहां से आ रहा है, इसमें फॉर्मूले में है ये n इंटू एन। यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या है, जिस संख्या को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बड़ी संख्या हमारी n है, कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, जो हम चर घातांक में लिख रहे हैं, 10 हमको यहाँ पर फॉर्मूले में मिला हुआ है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास डिजिट आती है, माना कोई प्रायोगिक मान आता है, तो उसको हमें शॉर्ट में यदि लिखना हो तो उसको हम यहाँ पर उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना कहते हैं। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक संकेतन है। अब ये तो तुमने निचली कक्षाओं में भी गणित में पढ़ा ही होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है ना, कई चीजों को हम पढ़ते सीखते हुए आते हैं, लेकिन क्या होता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल करना अलग हो जाता है। अब ये चीजें हम नीचे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तुमने 6 में नहीं भी सीखा होगा तो 7, 8 में या 9 में
गणित में ऐसा करना सीखा होगा कि कैसे हम दशमलव को हटाते हैं, कैसे इसमें घातांक लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही काम है, उसी काम को हम क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन कह रहे हैं। मतलब उसका टॉपिक जो है वो बदल जाएगा कि वो वैज्ञानिक संकेतन के अंदर में ये आ जाएगा। अब जहां पर प्रश्न आएगा तो वहां पर उसको गणित की भाषा में प्रश्न नहीं आएगा, बल्कि सवाल आएगा तो इसको आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो आपको वहां पर इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, यहां पर इसको क्यों दिया होगा, इसका क्या उपयोग हुआ यहाँ पर, कि जब हम कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, तो वहां पर अगर हमको इस तरह की कोई संख्या मिलती है तो अपने प्रयोग का परिणाम हमको शुद्ध तरीके से लिखने में या आसान तरीके से लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, उसका उपयोग यहां पर ये है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा है, इसी को हमने देखो एक कितने प्रकार से हो सकता है, इसको हम जोड़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घटाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, ये गुणा का एग्जाम्पल है ना। ये दो संख्याएं हमने लिखी है 5.6 और 6.9। अब इसके जो घातांक हैं ये कैसे गुणा होते हैं, जब गुणा होते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाते हैं आपस में, है ना। ये घातांक को हम क्या करेंगे, ये तो आपस में संख्या गुणा होगी, लेकिन ये जो चर घातांक में हमने लिखा हुआ है ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको हमने जोड़ दिया, 5 + 4 ये 9 हो गया। फिर हमने इसको शॉर्ट किया है ऐसे रूप में, ये 38 पॉइंट आ रहा था तो इसको 3.8 किया तो एक और संख्या बढ़ गई, 9 की जगह में क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो ऐसा प्रश्न आता है उसमें कभी कि इसको जोड़ने में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, घटाने में कैसे इस्तेमाल करना है। यहां पर ये भाग वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, कैसे हम भाग करेंगे। अगर इस संख्या से इसमें भाग देना है तो ये भी संख्या ऊपर भाग में जाएगी, तो भाग में जाएगा तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब माइनस माइनस दोनों माइनस में है तो ये क्या हो गए, जुड़ करके -7 हो। ठीक है ना, आगे समझ में। तो सिंपल, मतलब ऐसी गणित नहीं है, कोई कठिन वाली गणित नहीं है। लेकिन इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कहीं पर आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट कहीं पर इस्तेमाल होता है तो वहां पर हम उसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को निम्न प्रकार से का मतलब ये वाले लिख देना, n × 10⁻n निम्न प्रकार से लिखा जाता है। कैपिटल N × 10⁻n निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इसमें n, स्मॉल n, इसमें स्मॉल n चर घातांक है जिसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और कैपिटल N का मान 1 से 10 के बीच हो सकता है, 1 से 10 के बीच हो सकता है। एक नियम तुमने पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऐसे ही नाम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब नाम है, द्रव्यमान का संरक्षण ही रहता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है ना, देखो कई चीजों का क्या होता है ना, कई चीजों की परिभाषा जो होती है उससे नाम से निकल जाती है। द्रव्यमान संरक्षण मतलब कि ऐसा नियम है कि जो ये कहता है कि द्रव्यमान का कभी नाश ही नहीं होता, या उसको कभी कभी द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, कि जब हम कोई एक पदार्थ है वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित जरूर हो जाता है, लेकिन उस पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी कहते हैं या द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, देखो अब तुम एक चीज थोड़ा ये भी ध्यान रखना, एक और चीज मैं तुमको आज तुम क्लास अब शुरू कर रहे हो तो और थोड़ा सा बता देता हूँ ना।
परसों कुछ बात मैंने तुमको बताई कि साइंस पढ़ने के लिए एक तो सिंसियर होना जरूरी है। सिंसियरिटी हर चीज में दिखनी चाहिए। अभी एक दो तीन दिन तुमको लगा होगा, तुमको खाली टेस्ट तुम्हारा ले रहे हैं, है ना? तो केवल टेस्ट ही नहीं देख रहा था मैं, तुम्हारा यहाँ आने से लेके जाने तक की हर चीज देख रहा था। ठीक, तो यहाँ पे तरीके से आना है, यहाँ तोड़फोड़ नहीं करनी है, आराम से बैठ करके, चाहे कोई टीचर यहाँ पे है या नहीं है। तो ये क्लास का में आने का एक तरीका होता है। जब आप क्लास में जा रहे हैं तो अपनी कॉपी किताब खोल के आपको बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है तो आपको फिर हल्ला मचाना है क्लास में, ये नहीं होता है। समझ रहे आप? पता नहीं चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि साइंस के बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर है नहीं है, अगल बगल से कोई जा रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता, अच्छा यहाँ बच्चे बैठे भी हैं, हमको तो पता ही नहीं बच्चे बैठे। तो साइंस के बच्चों के लिए ऐसा भी कहते हैं, ऐसे होने चाहिए, मतलब। समझ रहे आप? तो ये जरूरी है। हाई स्कूल तक आपने कैसा किया वो यहाँ मायने नहीं रखता। ये चीजें हमने कई बार कह दी ना। ये देखो, ये इस तरह की एक चीज है, आप समझो इसको कि पढ़ाई लिखाई करना जो है ना, वो एक तरह की खेती का जैसा है। जैसे आपने इस बार माना आपने घर में आलू टमाटर बो दिया, मटर बो दिया, अच्छी खेती हो गई, अच्छा फल उत्पादन हो गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार भी उस खेत में उतना ही उत्पादन होगा? है कोई गारंटी? तो पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा ही होता है। अब जिस बार अगर आपका फसल की उत्पादन अच्छी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे तरीके से उसमें मेहनत की होगी, है ना? अब खेत तो वही है, खेत आपका वही है। अगर आप दूसरी बार उसमें उतनी मेहनत नहीं करेंगे, समय से उसमें आप फसल को नहीं लगाएंगे, बोएंगे नहीं, पानी नहीं लगाएंगे, निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो वही फसल यहाँ पे खराब हो जाती है जब रिजल्ट खराब होता है किसी का, है ना? तो ये सेम इसी तरह का है। अब ये बात हर साल होती है ना, हर साल हम गाँव में भी देखते हैं कि एक ही खेत से हर बार अलग अलग तरह का उत्पादन होता है। वो कारण क्या है कि हर बार जो हमारी मेहनत करने का जो तरीका है वो डिफरेंस होता है। इस बार हम ज्यादा ध्यान देते हैं, खेत में अच्छे से निराई गुड़ाई करते हैं, खूब खाद वगैरह लगाते हैं, पानी प्रॉपर देते हैं, तो हमको अच्छा उत्पादन मिलता है। तो वो सेम तरीका जो है वो पढ़ाई में भी है। तो इसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने पिछली कक्षा में कितने नंबर लाए थे तो आप इस बार भी ले आएंगे, है ना? तो ये जीवन की हर परीक्षा में है ये मामला। आप ये मत समझो कि ये केवल यही होता है, 11th में ही होता है या 12th क्लास में ही होता है। ये जीवन की हर परीक्षा में ही ऐसा होता है कि जिस परीक्षा में आप जितनी मेहनत से काम करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना? और इसलिए तो ये होता है, जो हमारी देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है ना, जैसे आईएएस की परीक्षा है, तो ऐसा नहीं होता कि हाई स्कूल का कोई टॉपर है या इंटरमीडिएट का टॉपर है या बीटेक का कोई टॉपर है या एमएससी का टॉपर है या आईआईटी का टॉपर है तो सब वही आईएएस बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। देखते तो हैं हम लोग, हमारे यहाँ से भी तो निकले, इस बार भी निकले नहीं बच्चे। तो सामान्य घरों के, सामान्य घर से पढ़ने वाला भी, सामान्य परसेंटेज वाला बच्चा भी जो है वो आईएएस में निकल जाता है, क्योंकि वो जब आईएएस का एग्जाम देता है ना तो उस समय वो जितनी मेहनत होती है वो कर लेता है वहां। चाहे उसने हाई स्कूल में पढ़ते समय नहीं करी होगी अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन वहां कर लेता है। ठीक है ना? तो ये जरूर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, नहीं ना? नहीं तो आपने देखा ही है रिजल्ट इस बार का, तो देखा ही है एग्जाम्पल के रूप में। तो वो एग्जाम्पल नहीं है केवल, वो अपने लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो सीखने का एक हमको एग्जाम्पल है कि हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण हमको समाज से ही मिलते हैं, हमारे आसपास से ही उदाहरण मिलता है ना? तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है, चाहे 11th का है या 12th का है, केमिस्ट्री का अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो केमिस्ट्री का जो 11th-12th का कोर्स है, अगर आप उसको अच्छे से यहाँ सीख लेते हैं, देखो पढ़ाई करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना? लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सीखना, है ना? तो अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको 11th और 12th के, तो फिर आपको यदि आगे केमिस्ट्री पढ़नी है किसी भी क्लास तक, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके अगल बगल में कोई ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे हों केमिस्ट्री वाले, आप उनकी किताब खोल के देख लेना, और अपनी आप इंटरमीडिएट की किताब जो 11th की हम पढ़ेंगे उसको खोल के देखना, तो उसका मैटर आप मिला करके देखना, चैप्टर्स को मिला के देख लेना, थ्योरीज को मिला के देखना,
ठीक है, तो वही चीज होती है जो यहाँ है। तो यहाँ अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका ठीक रहेगा, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये होता है कि जितने भी आपकी IIT जेई की परीक्षाएं होती हैं, PMT के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में यही कोर्स आता है। और इसी के लिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बच्चे कितनी मेहनत से जाके पढ़ते हैं, है ना, उसका रीजन यही है। तो ये मतलब ये भूलने वाली बात नहीं है, ये रोज रोज कहेंगे तो टाइम खराब होगा ना, रोज रोज यही बात करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम अब प्रॉपर क्लास शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये हमेशा आपको याद रखनी है। ऐसे नहीं कि अभी अगला टेस्ट होगा, तुम्हारे 10 में से 10 आ गए तो तुम ये बात भूल गए, फिर छमाही परीक्षा आ गई, उसमें नंबर आ गए तो तुम ये बात फिर भूल गए, तो ये चीज भूलनी नहीं है आपको। और ये जरूर आपको ध्यान रखना कि ये पढ़ाई जो है वो हर बार की खेती है। जिस बार जैसा आप मेहनत करेंगे खेती के जैसा, वैसा ही आपको भैया बाद में काटने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा, रासायनिक संयोग के नियम लिखो, फिर हेडिंग लिखो आप पहली, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, थोड़ा सा लिखो इसके बारे में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लिखना, इस नियम को फ्रांस के रसायनज्ञ ए लॉवोसिए ने दिया 1789 में। ए कैपिटल ए लिखना डॉट करके, लैवोसिए ने दिया 1789 में। इसके अनुसार सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान बनने वाले पदार्थ के या पदार्थों के, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, बनने वाले पदार्थ या पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं।